जैसा कि आपने मेरी पहले एक वीडियो में देखा होगा कि एक जिम्मेदारी है स्टेट की, फंडामेंटल राइट से ज्यादा एक जिम्मेदारी है स्टेट की कि स्टेट उसे प्रोटेक्ट करे, इन्फ्रिंज ना होने दे। और अगर वायलेट करती है स्टेट तो हम रिट फाइल कर सकते हैं कोर्ट में स्टेट के खिलाफ, और अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए हम कंपेंसेशन भी ले सकते हैं स्टेट से। लेकिन सवाल यह है कि स्टेट क्या है। अब यहां स्टेट का मतलब हरियाणा, राजस्थान, बिहार, यूपी, एचपी, एमपी, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आया कि स्टेट का मतलब क्या है तो आपकी आंखों के सामने आपके फंडामेंटल राइट्स वॉलेट होते रहेंगे, इन्फ्रिंज होते रहेंगे, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि स्टेट है कौन, किसके खिलाफ मैं रिट फाइल करूं। और अगर एक बार आपको समझ में आ गया स्टेट क्या है तो प्राइवेट से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट से प्राइवेट कंपनी को भी आप स्टेट प्रूव करके अपने फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के लिए कंपेंसेशन ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि भारत का संविधान स्टेट के ऊपर क्या कहता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है। तो सवाल यह पैदा होता है कि अगर डिफाइन कर ही दिया है तो परेशानी क्या है, कंफ्यूजन कहां है। वो कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि डेफिनेशन बहुत ही वेग है, इसमें एम्बिग्विटी भरी पड़ी है। आप इसको पढ़ के ये नहीं बता सकते कि ये ऑर्गेनाइजेशन या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन स्टेट है या नहीं। तो पढ़ते हैं तो क्या कहता है। ये कहता है कि भारत और भारत के सभी राज्यों की सरकार स्टेट है। ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसने कहा स्टेट क्या क्या इंक्लूड करती है। भारत और भारत के सभी राज्यों की सरकार स्टेट है। भारत और भारत के सभी राज्यों में जितनी भी लॉ मेकिंग बॉडीज है, जैसे कि पार्लियामेंट इन केस ऑफ द सेंटर एंड विधानसभा, विधान परिषद एंड अदर बॉडीज, लॉ मेकिंग बॉडीज इन केस ऑफ स्टेट्स। और इसमें आगे लिखता है ऑल लोकल अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी इंडिया के अंदर, टेरिटरी के अंदर जो भी लोकल अथॉरिटीज हैं, या फिर अगर इंडिया में नहीं तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में अगर कोई लोकल अथॉरिटी है तो वो भी स्टेट है। अब लोकल अथॉरिटी क्या है। लोकल अथॉरिटी के लिए हमको सेक्शन 3 क्लॉज 31 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ना पड़ेगा, जिसको पढ़ के ही समझ में आता है। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसमें लोकल अथॉरिटी के, जैसे कि म्यूनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पोर्ट कमिश्नर बोर्ड्स या बॉडीज है ना, ये सब भी स्टेट में इंक्लूड होंगे क्योंकि लोकल अथॉरिटीज़ हैं। या फिर ऐसी भी अथॉरिटीज़ जो कि म्यूनिसिपल कमिटीज़ जो मैनेज करती हो या फिर फंड्स देती हो, वो भी स्टेट में गिना जाएगा। एम्बिग्विटी कहाँ है। एम्बिग्विटी इसके अगले टर्म में है जो कहता है और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अदर अथॉरिटी क्या है। इस संविधान के किसी भी और आर्टिकल में अदर अथॉरिटी को डिफाइन नहीं किया, और भारत के किसी भी और कानून, किसी भी और एक्ट के किसी भी सेक्शन में अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन नहीं है। यह प्रॉब्लम है। यानी कि हम कैसे माने कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अदर अथॉरिटी में आती कि नहीं, क्योंकि अगर वो आती है तो वो स्टेट है, नहीं आती तो नहीं है। तो आइए जानते हैं अदर अथॉरिटी का मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट के केसेस पे बढ़ने से पहले हम समझेंगे लीगल फिलॉसफी को। जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था तो ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उनका कहना था कि अगर कोई बॉडी लॉ से बनाई गई है और लॉ बनाने की, रूल्स या रेगुलेशन बनाने की उसको पावर्स दी जाती है या फिर कोई भी डिस्क्रिशन दी जाती है, तो वो भी अपने आप में एक स्टेट है। क्यों? वो अदर अथॉरिटीज में इंक्लूड होता है, ऐसा BR अम्बेडकर कहना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको और अच्छी तरह से इंटरप्रेट किया, और जैसे जैसे मैं वीडियो को आगे बढ़ाता रहूंगा आपको समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी सुंदरता से इसको एक्सपेंड किया, इस टर्म को, अदर अथॉरिटीज को, और कैसे शुरुआत में जो रिस्ट्रिक्टिव था कि ये अथॉरिटी नहीं है या फिर ये स्टेट नहीं है, कैसे कैसे सबको स्टेट के अंदर खींच के लेकर आई। तो बढ़ते हैं पहली रूलिंग की तरफ। इसका नाम है राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। ये 1967 का केस है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी इसमें, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने जो कहा था वो बहुत ही वाइड है, इसको हल्का सा नैरो डाउन करने की जरूरत है। सारी अथॉरिटीज जो लॉ से बनाई गई है और लॉ बनाने की पावर्स हैं वो स्टेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ सॉवरन अथॉरिटी है जिसके पास, या सॉवरन पावर्स है जिसके पास, वही स्टेट में गिना जाएगा। नाउ व्हाट इज सॉवरन अथॉरिटी। जैसे आर्मी हमारे देश की, मिलिट्री हमारे देश की, ऐसा तो नहीं है कि टाटा अपनी आर्मी लेके घूम रहा है, मुकेश अंबानी की अपनी है, बिरला की अपनी, ऐसा नहीं है। हमारे देश भारत में एक ही आर्मी है, इसलिए वो सॉवरन बॉडी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी ही कोई सॉवरन बॉडी है तब उसे स्टेट मानेंगे, वरना नहीं। लेकिन एक दशक बाद, करीब 10 साल बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सपेंड किया
और बहुत अच्छी तरह से इंटरप्रेट किया। तो अगली जो रूलिंग है वो है सुखदेव सिंह वर्सेस भगतराम सरदार सिंह रघुवंती। ये 1975 का केस है। इसमें ये सवाल पैदा हुआ कि ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, आईएफसी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ये स्टेट है या नहीं। और ये जजमेंट 4:1 के रेशियो से पास हुई। इसमें बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि तीनों ही कॉर्पोरेशन, तीनों ही कंपनी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस है, नंबर 1। नंबर 2, एजेंसीज है गवर्नमेंट की, कंट्रोल की जाती है, मैनेज की जाती है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये कुछ ना कुछ स्पेशल पावर्स एंजॉय कर रही है, जो स्टैट्यूटरी पावर्स है वो भी स्टैट्यूट में उसको रिकॉग्नाइज किया गया उन पावर्स को। इसलिए जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होती है ये वैसी कंपनीज नहीं है, उनसे कुछ ना कुछ बढ़कर है। इसमें यह भी कहा गया कि ये जो तीनों कंपनीज है ये कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाल सकती है जिसका फोर्स ऑफ लॉ भी होगा, और जो इनके एम्प्लॉयज हैं उनका एक स्टैट्यूटरी स्टेटस भी है। तो इसलिए 4:1 के रेशियो से माना गया कि तीनों ही कॉर्पोरेशंस स्टेट है अंडर आर्टिकल 12। और एक टेस्ट लेट डाउन किया गया इसी जजमेंट में कि अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है कॉर्पोरेशन को, या फिर अनयूजुअल डिग्री ऑफ कंट्रोल है गवर्नमेंट का, या फिर पब्लिक फंक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पब्लिक फंक्शंस निभाती है वो कोई भी कॉर्पोरेशन, तब वो स्टेट मानी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एम्फसाइज किया इस शब्द को, पब्लिक फंक्शन को, कहती है कि अगर पब्लिक फंक्शन नहीं निभाती और फाइनेंशियल सपोर्ट पूरा है तब वो स्टेट नहीं है, और अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं भी है, पब्लिक फंक्शंस निभाती है, तब भी वो स्टेट मानी जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लेकिन जो ये टेस्ट है इसमें 3-4 पॉइंट्स है, इसको और इलेबोरेट किया इस जजमेंट ने, जिसका नाम है रमना दयाराम शेट्टी वर्सेस द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एंड अदर्स। ये 1979 का केस है, ये लैंडमार्क जजमेंट है कि उसमें पूरा एक टेस्ट लेट डाउन कर दिया कि अगर ये पॉइंट है तो वो स्टेट है, वरना नहीं। और इसमें जो ये अथॉरिटी थी ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट 1971 के एक्ट में रजिस्टर्ड थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये एक इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ स्टेट है। और एक टेस्ट जो लेट डाउन किया उसमें कहा कि इफ द एंटायर शेयर कैपिटल, जो उस कॉर्पोरेशन के शेयर कैपिटल है, अगर वो गवर्नमेंट होल्ड करती है तब एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है मानने के लिए कि वो एक स्टेट है। या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस को इतना है कि सारा का सारा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट से निकल जाता है, या फिर मोनोपोली स्टेटस है उसका सोसाइटी में, या फिर जो कंट्रोल है स्टेट का वो डीप कंट्रोल है, परवेसिव एंड कंटिन्यूअस कंट्रोल है गवर्नमेंट का, या फिर वो एक ऐसे पब्लिक इंपॉर्टेंट फंक्शंस वो निभा रही है जो कि क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शंस है, तब भी उसको स्टेट माना जा सकता है। या फिर कोई डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट हो जो कि ट्रांसफर कर दिया गया हो किसी प्राइवेट कॉर्पोरेशन को, तब भी उसको स्टेट मान सकते हैं। जैसे कि बिजली का, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, पहले गवर्नमेंट की आती थी, अब टाटा की, रिलायंस की, इन सब की प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेटाइजेशन हो रही है, तो इसके अंदर उनको भी स्टेट माना जाएगा। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टेट माना, लेकिन कहा कि दिस डेफिनेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब कि ये फाइनल नहीं है, इसमें और भी पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं या फिर इसमें से हटा भी सकते हैं विद रीजनिंग। अगला जो केस है हमारा वो है सोम प्रकाश रेखी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1981 का केस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट को बताते समय एक ऐसा पॉइंट बोल दिया जिसने तहलका मचा दिया। वो आगे बताऊंगा क्या है। इसमें क्वेश्चन था कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीएल ये एक स्टेट है कि नहीं। अब यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट होने के लिए, अदर अथॉरिटी में आने के लिए जरूरी नहीं कि वो एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो। अगर वो नॉन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी है, लाइक गवर्नमेंट कंपनी, रजिस्टर्ड सोसाइटी, और ऐसी कोई कंपनी जिसका नेक्सस है किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ, तब भी वो अदर अथॉरिटी में गिना जाएगा और स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एम्फोसिस किया किस पे, फंक्शनैलिटी पे, कि वो पब्लिक फंक्शंस निभाती है कि नहीं और कैसा कंट्रोल है स्टेट का, ना कि इस पे कि उसका कैरेक्टर कैसा है, स्टैट्यूटरी है कि नहीं। और इस केस में जस्टिस कृष्णा अय्यर बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बताते हैं हमें कि स्टेट क्या है। तो ये कहते हैं कि हो सकता है कि ऊपर से जो मोल्ड है, सांचा है, वो कॉर्पोरेट का हो, लेकिन अंदर ही अंदर कंट्रोल सरकार का हो, तब भी वो स्टेट माना जाएगा। और ये कहते हैं दैट गवर्नमेंट कंपनी से मिनी इनकारनेशन, एक रूप है, गवर्नमेंट कंपनी एक रूप है, एक अवतार है किसका, गवर्नमेंट का। और ये कहते हैं कि हो सकता है कि बाहर से जो स्टेटस है, जो बाहर से जो शेप है, उसकी रंग रूप है, वो कॉर्पोरेट की तरह दिया हो, लेकिन अंदर रगों में खून सरकार का बह रहा हो, हड्डी का ढांचा सरकार का हो, ये खुद कहते हैं ब्लड एंड बोन्स ऑफ गवर्नमेंट हो, तब उसको स्टेट ही माना जाएगा। और वो कैसे बनाया गया उससे मतलब नहीं है, क्यों बनाया गया, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ दैट कॉर्पोरेशन बाय द गवर्नमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट।
हाउ पे नहीं, वाई पे फोकस करना है, ऐसा वो कहते हैं। इन्होंने ये पाया कि जो बीपीएल है वो एक बहुत ही अभिन्न अंग है सरकार का, और ये किसी गवर्नमेंट एजेंसीज को माना और स्टेट के अंदर माना गया और कहा कि ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, इसमें अपने आप में ही एक स्टैट्यूटरी फ्लेवर घुमा हुआ है। इसके फंक्शंस में, ऑपरेशंस में, पावर्स में, ड्यूटीज में और अपने आप में पर्सनैलिटी में पूरा स्टेट का इसमें फ्लेवर है, इसलिए इसको स्टेट माना अंडर आर्टिकल 12। अगली जो हमारी रूलिंग है वो है 7 जज बेंच रूलिंग है, जिसमें 5:2 के रेशियो में जजमेंट आया है। बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग है। इसका नाम है प्रदीप कुमार बिस्वास वर्सेस द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। ये 2002 का केस है। इसमें इशू ये था कि CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ये एक स्टेट है या नहीं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एसेंशियल्स क्या है स्टेट के। एसेंशियल्स है अगर वो फाइनेंशियली, फंक्शनली, एडमिनिस्ट्रेटिवली डोमिनेट करता हो या फिर कंट्रोल करता हो किससे, गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट उस पर डोमिनेट करती हो या कंट्रोल करती हो एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली और फंक्शनली, तब उसको स्टेट माना जाएगा। और जो कंट्रोल वर्ड है ना, इस पर बहुत एम्फोसिस किया। उसने कहा कि कंट्रोल मस्ट बी परवेसिव। परवेसिव मतलब कंटिन्यूअस, मतलब लगातार कंट्रोल होना चाहिए सरकार का उसके फंक्शंस पे। ऐसा नहीं है कि रेगुलेटरी है। अगर रेगुलेटरी है, स्टैट्यूटरी भी हो, कोई मतलब नहीं है। यानी कि अगर रेगुलेटरी सरकार का उस पर कंट्रोल है, बेशक वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ही क्यों ना हो, वो स्टेट नहीं मानी जाएगी। और इसमें ये एक जजमेंट थी इसी में पहले, सभाजीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें CSIR को रिजेक्ट कर दिया था, बोला था कि ये स्टेट नहीं है। लेकिन इस कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि इसमें जो गवर्नमेंट है वो इसकी गवर्निंग बॉडी है, जो इसका सेक्रेटरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है, जो मेंबर ऑफ काउंसिल्स हैं इस कॉरपोरेशन में वो नॉमिनेट कर रहा है कौन, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ही उसको टर्मिनेट भी कर सकता है। PM, प्राइम मिनिस्टर, उस काउंसिल का खुद प्रेसिडेंट है। जो फाइनेंस है, जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट से आ रहा है। अगर कोई डिसोल्यूशन होती है CSIR की तो फिर सभी असेट्स किसके होंगे, गवर्नमेंट के। तो कोर्ट ने ओवररूल कर दिया सभाजीत तिवारी केस को, बोला कि तो पूरा ही गवर्नमेंट का कंट्रोल दिखता है यहाँ पे, पूरा ही स्टेट फंक्शंस है, स्टेट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है, गवर्नमेंट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है, इसलिए इसको स्टेट माना अंडर आर्टिकल 12। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं कि जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं इस समय, जिसमें हमें पढ़ाया गया कि क्या स्टेट है क्या नहीं, क्या वो एक स्टेट है या नहीं, कैसे उसको स्टेट प्रूव कर सकते हैं हम, कैसे अपने फंडामेंटल राइट्स के ब्रीच से हम बता सकते हैं अपने आप को जो स्कूल और कॉलेजेस में आज की तारीख में हो रहा है। और जो दूसरा क्वेश्चन है कि जो जुडिशरी एक के बाद एक ऑर्डर पास कर रही है कि ये स्टेट है, ये स्टेट नहीं है, क्या वो एक स्टेट है या नहीं। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके लिए मैं 2 अलग अलग वीडियोस डेडिकेट करूंगा, और आज नहीं लेकिन वादा है बहुत जल्द ऐसी वीडियोस के साथ मैं आऊंगा और इन क्वेश्चंस, इन हीटेड क्वेश्चंस का मैं आंसर करूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, ताकि जैसे ही वो वीडियो आए वो आपसे छूटे ना। और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। और ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में मुझे। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।